तो हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फॉरेस्ट्री का सेकंड पार्ट, जिसमें हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कुछ हमने पहले कवर किए थे और जो बचे हुए हैं उनको पार्ट सेकंड और एक पार्ट थर्ड में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस को पढ़ा। आई थिंक आपको वो याद हो गए होंगे। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज थिनिंग? तो पढ़ेंगे व्हाट इज थिनिंग। इट इज अ टर्म यूज्ड इन एग्रीकल्चर साइंसेज टू मीन द रिमूवल ऑफ सम प्लांट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स टू मेक रूम फॉर द ग्रोथ ऑफ अदर्स। क्या है कि जो प्लांट है उसका, मान लीजिए ये कोई प्लांट है और इसके हमने इस पार्ट को काट दिया। यहाँ पर इसकी थोड़ी ब्रांचेस आ रही थी, इनको हमने कट डाउन कर दिया। ठीक है, इसको भी कट कर दिया। तो क्या हुआ कि हमने ये किस लिए करा कि ताकि जो हमारा और प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छी हो सके, क्योंकि हम इसको यहाँ से न्यूट्रिएंट्स प्रदान कर रहे हैं। जब हम इसको यहाँ से न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं तो ये न्यूट्रिएंट्स यहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ भी, तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हो गई हैं। जब पेड़ जो हमारा डेंस हो चुका है तो बहुत सारी ब्रांचेस हो चुकी हैं। तो हर ब्रांचेस में क्या हो रहा है कि न्यूट्रिएंट्स लाइट जो भी हम मतलब एक तरह से एक पेड़ को उगने के लिए जितने भी हम इसको न्यूट्रिएंट्स प्रदान कर रहे हैं वो सारे किस में हो रहे हैं, हर ब्रांचेस में जा रहे हैं। तो जब बहुत सारी ब्रांचेस होंगी तो क्या होगा कि कम मात्रा में मिल पाएंगे। कभी कभी क्या होगा कि पूरे प्लांट को पूरी तरह से नहीं मिल पाएंगे। तो इसी तरह से क्या करना, इन ब्रांचेस को काट देना। जब हम इन ब्रांचेस को काट देंगे तो क्या बची, हमारी दो ब्रांचेस बची ट्री की, और इनको क्या होगा कि भाई हम जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे वो इस ब्रांचेस में जाएगा और इसमें जाएगा। सिंपल सी बात। अब ये तो कट गई तो क्या हुआ कि प्लांट को हार्म भी नहीं किया और प्लांट का जो विकास था वो भी नहीं रुका और बहुत अच्छी तरह से उसके शेप में चेंज हो गया, लेकिन उसका साइज ऐसी का ऐसी रहा प्लांट का, बिना साइज में चेंज करे प्लांट के और प्लांट के डेवलपमेंट के को बिना हानि पहुंचाए हमने एक प्लांट को बहुत अच्छा इस तरह से कर दिया कि उसके डेवलपमेंट में कोई भी रुकावट नहीं आएगी, वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, क्या होती है थिनिंग? हमारी थिनिंग वो होती है कि प्लांट की ब्रांचेस को, स्टेम्स को, उन पार्ट्स को काट देना जो हमारे ज़्यादा डेंस कर रहे हैं, जो हमारे एक प्लांट को पूरी तरह से न्यूट्रिएंट सप्लाई होने से रोक रहे हैं, प्लांट को पूरी तरह से सप्लाई नहीं हो पा रही है जिन प्लांट्स के पार्ट्स की वजह से, तो उन प्लांट्स का ही कट डाउन कर देना, और जिसकी वजह से ना तो हमारा प्लांट हार्म हो ना ही उसके डेवलपमेंट के पर कोई फर्क पड़े, वही हमारी थिनिंग होती है। समझ में आ गया? अब आती है व्हाट इज वीडिंग। वीडिंग क्या होती है भाई? वीड प्लांट हमें पता है, वीड प्लांट क्या होते हैं। वीड प्लांट हमने पढ़ा था एग्रोनॉमी में। वीड प्लांट्स हमारे खरपतवार होते हैं, मतलब वो प्लांट्स जो अपने आप उग जाते हैं, अनचाहे प्लांट्स जो खेतों में अपने आप उग जाते हैं, जिन्हें हमें फाड़ कर ही फेंकना पड़ता है। जैसे कि जिसे हम कहते हैं कि हमारे खेत में घास उग गई। या फिर वो प्लांट भी हो सकते हैं जो जिस प्लांट को कोई, मान लीजिए कि वीड प्लांट हम उनको भी कह सकते हैं, जैसे कि हमारी फसल है, गेहूं की फसल में क्या गन्ने का जो पेड़ है, जो शुगर केन का जो पेड़ है वो उग आया है, तो वो भी एक वीड प्लांट कहला सकता है। ठीक है, अब क्या होता है, वीडिंग क्या होती है कि उसी वीड प्लांट को हटा देना खेत से, उस वीड प्लांट को, उस घास को उखाड़ कर फेंक देना ही, उस वीड प्लांट को, उस अनवांटेड प्लांट को उखाड़ कर फेंक देना ही हमारी वीडिंग प्रोसेस कहलाती है। अब वीडिंग प्रोसेस में एक सॉइल का वर्क भी आता है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि व्हाट इज वीडिंग एंड सॉइल का क्या वर्क होता है। तो सॉइल का इसमें ये वर्क होता है कि जब हमारा वीड का जो प्लांट है, मान लीजिए कोई वीड प्लांट है, ये हमारा उग रहा है, तो इसकी जो रूट्स होती है ना, इनमें जो हमारी सॉइल होगी इसके नीचे की, वो टाइटली बाइंड होती है, बहुत अच्छी तरीके से बाइंड होती है। और इस बाइंड की वजह से क्या होता है कि ये सॉइल को अपने पास बाइंड करके रखता है अपनी रूट्स पर। तो अगर हमारे खेतों में जो खेत है, या फिर हमने देखा होगा बंजर जमीनें, ज्यादातर उनमें सॉइल का कटाव नहीं होता, मिट्टी में कटाव नहीं हो पाता, सॉइल इरोजन नहीं हो पाता। किस वजह से? क्योंकि वहां पर खरपतवार के पेड़ खड़े हुए होते हैं, और वो क्या काम करते हैं कि सॉइल को टाइटली अपनी रूट्स में बांध कर रखते हैं, कि चाहे उन्हें इनको हमारे कम जरूरत की पानी वगैरह की जरूरत पड़ती है, ये हमारे प्लांट जो हमारी क्रॉप्स होती है उनके साथ कंपटीशन करते हैं, तो क्या होता है कि ये हमारे जो और प्लांट्स हैं उनको उगने नहीं देते, उनसे उनका जो स्पेस है, जो उनका फर्टिलाइजर, मैन्योर वगैरह हम उन्हें दे रहे हैं, उन सबको, लाइट वगैरह को अपने अपने बस में कर लेते हैं, छीन लेते हैं उनसे, युद्ध सा करते हैं और युद्ध में जीत जाते हैं और उनसे छीन लेते हैं। युद्ध में जीतते ही हैं हमेशा, ऑलवेज। ठीक है,
तो क्या होता है कि जो इनकी हमारी रूट्स होती है ना, उसमें टाइटली बाइंड करके रखते हैं सॉइल को इस तरह से बहुत टाइटली, कि अगर हमारा मिट्टी यानी कि पानी कम होगा सॉइल में तो क्या कैसी हो जाती है, हमने देखा होगा रूखी रूखी हो जाती है। लेकिन वीट प्लांट की अलग हटने लगती है, दूर दूर फटने लगती है, उसमें दरारें पड़ने लगती है, लेकिन इसकी वजह से नहीं हो पाती। वीट प्लांट की वजह से वो सॉइल को टाइटली अपने अंदर बाइंड करके रखता है, जिसकी वजह से कम मात्रा में पानी होने के कारण भी उसमें सॉइल इरोशन नहीं हो पाता। तो सॉइल इस तरह से वर्क करती है कि सॉइल इरोशन को रोक देती है इसमें। अगला है व्हाट इज फॉरेस्ट वॉल्यूम। वही फॉरेस्ट का वॉल्यूम क्या होगा, द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ऑल ट्रीज विच आर प्रेजेंट इन फॉरेस्ट कंबाइंडली नोन एज फॉरेस्ट वॉल्यूम। ठीक है, जितने भी हमारे ट्रीज हैं, मान लीजिए कि हमारा एक पार्टिकुलर जंगल है, ये हमारा एक पार्टिकुलर जंगल है और इसमें इतने सारे ये पेड़ उग रहे हैं, ये हमारे पेड़ इतने सारे उग रहे हैं। अब इन सब का सम जैसे हमारे 10 हैं तो 10 टोटल पेड़ 10 हैं, तो इन सब का सम जो हमारे इस फॉरेस्ट में एक साथ प्रेजेंट है वही हमारा फॉरेस्ट वॉल्यूम कहलाता है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ऑल ट्रीज, सारे ट्रीज के वॉल्यूम का सम विच आर प्रेजेंट इन फॉरेस्ट कंबाइंडली नोन एज फॉरेस्ट वॉल्यूम। जो हमारे फॉरेस्ट में एक साथ प्रेजेंट हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट वॉल्यूम। यानी कि ऐसे सपोज कीजिए कि एक हमारा जंगल है, हमारा कोई बाग है, जैसे मान लीजिए हमारा मैग्नीफेरा इंडिका यानी कि आम का हमारा बाग है, और इसमें हम जाके खड़े होते हैं, तो हमने सोचना है कि भाई फॉरेस्ट वॉल्यूम इसमें कैसे होगा। तो कैसे होगा कि जितने भी हमारे फॉरेस्ट में सारे पेड़ हैं हम उन्हें गिन लेंगे, उनके सम का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम हमारा ए क्यूब में होता है, ए क्यूब क्यूब में होता है हमेशा, तो उनका जो क्यूब निकालने के बाद हमारा टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि फॉरेस्ट का वॉल्यूम निकल जाएगा ए क्यूब। यानी कि जितने भी हमारे पेड़ हैं तो उनका क्यूब निकाल लीजिए, वही हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा, सॉरी फॉरेस्ट वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा हमारा क्यूब में निकलता है, हमें पता है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्री बेसल एरिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा काफ़ी हद तक हमें देखा जाता है कि आता ही है। अब टीबीए की फुल फॉर्म भी आ जाती है, व्हाट इज टीबीए, तो ट्री बेसल एरिया क्या होता है, ट्री बेसल एरिया। ये हमारे क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ब्रीस्ट हाइट, किसी एक ब्रीस्ट हाइट पर क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ठीक है, मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर, जो हमेशा किस में मेजर होता है, मीटर स्क्वायर में मेजर होता है, और ये हमारा किसको एस्टिमेट करता है, ट्रीज के वॉल्यूम को एस्टिमेट करने के लिए यूज होता है, क्या, टीबीए। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जब थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ऐड करके हम सीखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है काफ़ी एग्जाम्स में, ये हमारा देखने को मिलता है। तो टीबीए की फुल फॉर्म वगैरह हम पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। तो देखो, जो ट्री बेसल एरिया है ना, इसका रोल इतना तगड़ा है हमारे फॉरेस्ट में कि इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, इससे हमारा वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं सारे ट्रीज का, और इसमें एक और चीज़ क्या कही है कि हम एट ब्रीस्ट हाइट, किसी भी ब्रीस्ट हाइट पर क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी हम ट्राइबेसल एरिया बोलते हैं। अब हमारा ब्रीस्ट हाइट क्या होती है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा व्हाट इज ब्रीस्ट हाइट। तो ब्रीस्ट हाइट होती है किसी भी एक पेड़ के ट्रंक क्या होता है, ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, इसकी मोटाई को हम क्या मोटाई, ठीक है, मोटाई को कहाँ तक, 1.35 मीटर तक। एक एक पेड़ है, उसका ये मतलब उसका नीचे वाला हिस्सा है, अब उसकी ये उसका ट्रंक है, ये वाला ट्रंक है, इसकी 1.35 मीटर तक की हाइट को हम ब्रिस्ट हाइट बोलते हैं, याद रहेगा, इसकी 1.35 मीटर तक की हाइट को हम ब्रिस्ट हाइट बोलते हैं इस पेड़ की। ठीक है, अब इसको एक सिंपल भाषा में समझते हैं। ब्रिस्ट हाइट हमें समझ में आ गया कि एक ब्रिस्ट हाइट पर क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ से हमारी इतनी सारी बर्ड्स निकल रही हो, ठीक है, उसको हम ट्राइबेसल एरिया बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा मीटर स्क्वायर में हमारा मेजर किया जाता है, और ये हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रीज, हमने बताया ना खेत है और उसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो उनका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, उन सारे पेड़ का सम को क्यूब कर लेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है, तो फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है कि ट्राइबेसल एरिया इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है हमारा ट्राइबेसल एरिया, डी बी एच अपॉन 200 इनका स्क्वायर इंटू पाई।
ये हमारा फॉर्मूला था। पाई की वैल्यू 3.14 होती है। और ये DBH क्या है हमारा, DBH, डी हमारा डायमीटर है, बी हमारा बेसल एरिया है, एच हम सॉरी ब्रीस्ट हाइट का डायमीटर, डायमीटर एट ब्रीस्ट हाइट। तो ट्राई बेसल एरिया किसके इक्वल होता है, 200, ठीक है, रेशो ऑफ 200 और डायमीटर एट ब्रीस्ट हाइट का स्क्वायर इनटू पाई के इक्वल होता है। ये हमारा फॉर्मूला भी होता है, याद रहेगा। लिख लीजिए DBH पॉइंट 200 इंटू पाई, और ये हमारा स्क्वायर होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज ट्योंगा सिस्टम। ट्योंगा सिस्टम क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस में देखने के लिए मिलता है, बट हम अभी इसे शॉर्ट में कवर कर रहे हैं क्योंकि क्या पता अभी हमारा शॉर्ट में भी आ जाए, हमें पता तो है नहीं भाई क्या आने वाला है, तो हम ये सब चीज़ों को कवर करते चलेंगे। और जब हम क्या होगा, अभी हमने शॉर्ट आंसर्स पढ़े हैं और शॉर्ट आंसर्स पढ़े हैं, तो लॉन्ग में क्या होता है, देखो समझने में या कहने का तरीका यही होता है कि लॉन्ग आंसर्स तैयार कीजिए और शॉर्ट आंसर अपने आप हो जाएंगे। बट क्या होता है कि अगर हम शॉर्ट आंसर सॉरी लॉन्ग आंसर हमने तैयार कर लिए, लॉन्ग आंसर्स में हम क्या करते हैं कि कोई कोई पॉइंट हम निकालते हैं और बाकी हमें पता नहीं है। तो शॉर्ट आंसर अगर हम शॉर्ट आंसर्स को लर्न करते हैं तो हमें क्या पता होता है कि शॉर्ट आंसर इस पॉइंट से आते हैं, तो ये पॉइंट, एक पॉइंट हमें उस लॉन्ग क्वेश्चन में एक पॉइंट शॉर्ट आंसर से तो याद रह ही जाता है। हाँ ये बात सही है कि लॉन्ग आंसर याद करिए शॉर्ट हो जाते हैं, कोई बात लॉन्ग में भी लेके आएंगे इसको, ट्योंगा सिस्टम को। It is a system of forest management in which land is cleared and planted initially two food crops. एक खेत है, उसको पहले उस पर जो फॉरेस्ट थे, ठीक है, जो उस पर फॉरेस्ट थे, एक मतलब बिल्कुल साफ भूमि है, उस पर एक ऐसा सिस्टम फॉरेस्ट मैनेजमेंट जिसमें हमारे जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, जो हमारे उसका मैनेजमेंट हो, जिसमें हमारी लैंड बिल्कुल क्लियर है और उसमें दो क्रॉप्स का हमारा प्लांटेड इनिशियली अलग अलग हमारी दो क्रॉप्स उगाई जा रही हैं। एक खेत है उसमें हमारी दो क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, उसके चारों तरफ हमारे पेड़ लगे हुए हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्योंगा सिस्टम, ठीक है। ये हमारा हिली एरियाज में ज़्यादा मिलता है, हिली वर्ड से ही हमारा बना है, ट्योंगा मतलब होता है हिली, ठीक है। ये हमारा जो इंडिया है, इंडिया में हमारा कब आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भाई इंडिया में हमारा कब आया था ये। तो इंडिया में हमारा फर्स्ट आया था हमारा इन बुरमा में फर्स्ट हमारा बुरमा में आया था 1856 में, और इंडिया में 1856 सॉरी 1856 में बुरमा में, और 1863 में हमारे इंडिया में आया था, ठीक है। 1863 में हमारे इंडिया में आया था, और कहाँ आया था, बंगाल में, नॉर्थ बंगाल में, ठीक है। तो अब देखो हमने इसके कितने सारे पॉइंट्स को समझ लिया, अब हम लॉन्ग बना के लिख सकते हैं ना। तो हमने शॉर्ट की तैयारी कर रहे हैं, बट हमने काफ़ी हद तक लॉन्ग की तैयारी भी कर ली क्योंकि हमने कुछ पॉइंट सीखे। तो इनके अकॉर्डिंग जब हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, इंग्लिश में बनाना या हिंदी में लिखना आता है, तो हम अपने माइंड के अकॉर्डिंग, अपने विचारों के अकॉर्डिंग बहुत सारे पॉइंट्स हम लिख देते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं कि भाई जो ये ट्योंगा है, ये हमारी एक एग्रो फॉरेस्ट्री की एक फॉर्म है, एक एग्रो फॉरेस्ट्री का एक सिस्टम है जिसमें छोटे छोटे टर्म्स जो है क्रॉप्स की, जो छोटी छोटी टर्म्स है क्रॉप्स की, वो जल्दी उगाने के लिए हमारे किए जाते हैं, उनका प्लांटेशन किया जाता है कि हमारी छोटी छोटी जो क्रॉप्स हैं वो जल्दी से उग आएँ, ठीक है। किसके लिए, कई चीज़ों के लिए हम करते हैं, कुछ वुडी भी होते हैं, ठीक है, लैंड को यूटिलाइज करने के लिए भी करते हैं, वीड को कंट्रोल करने के लिए भी, इस्टेब्लिशमेंट को रिड्यूस करने के लिए भी, और कॉस्ट को जनरेट करने के लिए भी, ज़्यादा इनकम बढ़ाने के लिए भी। ये सभी तरह की जो क्रॉप्स है ना, ये हमारी ट्योंगा सिस्टम में आ जाती हैं, ठीक है, ये सभी आ जाती है हमारी। इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी करेंगे कि भाई इसका फ़ायदे क्या हो सकते हैं, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, तब हम उसे एक बार और रिवाइज़ करेंगे। फिर इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन में और लेके आएंगे, तब हम उसे और रिवाइज करेंगे। तो वही है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते रहिए, परफेक्ट अपने आप हो जाएंगे। मतलब
प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे अपने आप माइंड में आने लगेंगी कि हाँ भाई ये था, ये वर्ड था और ये वहाँ हमने पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था, ये लिखना है इसमें, ठीक है। तो इसी में शॉर्ट में याद कर लीजिए कि एक इस तरह का सिस्टम है जिसमें फॉरेस्ट का मैनेजमेंट होता है, जिसमें हमारी जो भूमि है वो बिल्कुल क्लियर होती है और 2 फूड क्रॉप्स हमारी उगाई जाती है, ठीक है। और 1856 में हमारा बुर्मा में आया था और 1863 में हमारा नॉर्थ बंगाल में आया था। अब है सोशल फॉरेस्ट्री। व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री? सोशल फॉरेस्ट्री हमारा एक मैनेजमेंट है जिसमें हम मैनेजमेंट करते हैं एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड एफोरेस्टेशन ऑफ बैरन एंड द फॉरेस्ट लैंड विद द पर्पस ऑफ हेल्पिंग एनवायरमेंटल सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये इस तरह का मैनेजमेंट या फिर प्रोटेक्शन है जंगल का जिसमें जो एफोरेस्टेशन होता है, एफोरेस्टेशन और डिफोरेस्टेशन आपको पता ही है। एफोरेस्टेशन क्या होता है कि पेड़ को काट कर जितने हमने पेड़ काटे उतने हमने दोबारा लगा दिए। तो किसी भी एक बैरन लैंड पर जो एफोरेस्टेशन हम कर रहे हैं उसका मैनेजमेंट, उसके जो उस जंगल का मैनेजमेंट, ठीक है। ये जो फॉरेस्ट लैंड्स है ना, ये हमारे किसके पर्पस के साथ होती हैं, किसकी हेल्प करती हैं? हमारे एनवायरमेंटल, सोशल और रूरल डेवलपमेंट में। किस तरह से कि तो क्या होगा देखिए कि हम इस तरह से जो पेड़ हैं उनको इस तरह से लगाएंगे इसमें कि हमारा प्राकृति ही फॉरेस्ट का मैनेजमेंट हो जाए, हमें कुछ ना करना पड़े, और जो हमारे फॉरेस्ट्री से जो हमें मिलेगा उसको इस तरह से हम डिज़ाइन करेंगे कि जो हमारे रूरल पीपल्स हैं ना उनकी बेसिक नीड्स हमें मिल जाएं और नेचुरली ही हो ये सब, ठीक है। वर्क ये हमारा सोशल फॉरेस्ट्री में आता है। और ये क्या होगा कि भाई लोकल पीपल जो हैं, जो फॉरेस्ट की एक्टिविटीज़ में हमारा इन्वॉल्व रहते हैं, वो लोकल पीपल जो हमारे फॉरेस्ट की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं उनको किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट मिले, डायरेक्ट इन फॉरेस्ट से बेनिफिट मिले। ये हमारा 1976 में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया था। नेशनल कमीशन 1876 में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया था। सोशल फॉरेस्ट्री आ जाता है काफ़ी बार, इतना तो नहीं बट हाँ काफ़ी बार आ जाता है, देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फॉरेस्ट? भाई फॉरेस्ट का, जंगलों का हमारा क्या रोल होता है ये हम जानते हैं। वैसे इसको मुझको लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम ऑलवेज जानते ही हैं, हमें पता ही है कि भाई फॉरेस्ट हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं। हमारे लिए बचाव भी करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को, जो हमारे पशु जानवर होते हैं उनको रहने के लिए पनाह भी देते हैं, हमें फ्रूट्स भी मिलते हैं, हमें उनसे लकड़ियाँ भी मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें जो प्लांट्स हैं वो जो पेड़ हैं फॉरेस्ट हैं उनसे मिलती हैं, फ्यूल भी मिलता है, ठीक है। बहुत सारी हमारी इसेंशियल थिंग्स हैं और हमें शिकार भी मिलता है, शेल्टर भी मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें उनसे मिलती हैं और ये एक हमारे एनवायरनमेंट में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं कि बारिश वगैरह को टाइम पर कराते हैं और जो सॉइल और वाटर है ना उसको कार्बन एक सही मात्रा में देते हैं। कार्बन की मात्रा सॉइल और वाटर में कम नहीं होने देते और क्लीन एयर रहती है फॉरेस्ट की वजह से। पेड़ों के लाभ तो हमें पता ही है, हम गाँव से बिलोंग करते हैं तो सभी को पता होगा भी क्या क्या हमारे पेड़ जो है क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इनके। नेक्स्ट है व्हाट इज़ रूट प्रूनिंग? व्हाट इज़ रूट प्रूनिंग? रूट प्रूनिंग क्या होता है? भाई हमने प्रूनिंग पढ़ा अभी, फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि व्हाट इज़ प्रूनिंग, सेकंड पार्ट में हमने ट्रेनिंग पढ़ा, स्लिंग पढ़ा, लेकिन फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूनिंग पढ़ लिया। जिस प्रूनिंग को हम फॉरेस्ट्री के बेस पर पोलार्डिंग भी बोलते हैं। तो रूट प्रूनिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कटिंग रूट्स प्रायर टू मैकेनिकल एक्सकवेशन नियर अ ट्री, ठीक है। may be necessary to minimize damage to the tree's root system during construction or in preparation for large tree transplanting, ठीक है। देखो क्या होता है रूट प्रूनिंग। ये एक इस तरह की प्रोसेस है जिसमें जो रूट्स हैं, जो पहले हमारे प्लांट थे, जो पहले हमारे प्लांट्स थे उनकी रूट्स को काट लिया जाता है, ठीक है। इसकी रूट्स को काटने के बाद हम क्या करते हैं कि एक मैकेनिकली खुदाई करके और एक ट्री के पास और उनको लगा देते हैं, जिससे ये इसलिए ज़रूरी होता है जिससे हमारा कम से कम मात्रा में जो हमारा पेड़ है उसकी जो जड़ है उसको क्या कम नुकसान हो।
कंस्ट्रक्शन के दौरान, ठीक है, और जिससे जो हमारी ट्रांसप्लांटिंग है वो भी नुकसान ना हो, ठीक है। इसमें हमारे बड़े बड़े जो ट्रीज़ हैं उनको ट्रांसप्लांट आसानी से किया जा सके। तो जो पहली हमारे जो पूर्व हमारे प्लांट होते हैं उनकी रूट्स को काट लिया जाता है, ठीक है, और उनको खुदाई करके इस तरह से मतलब ज़मीन में गाड़ा जाता है जिससे कि उनकी जो जड़ों वगैरह को या उनके आसपास के ट्री हैं वो अफेक्ट ना हो। ये हमारा रूट प्रूनिंग में आता है। नेक्स्ट वर्ड है सिल्वीकल्चर, भी बहुत ज़्यादा आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारी फॉरेस्ट्री की एक एक फॉरेस्ट्री का एक पार्ट है, सिस्टम है, जो किसके साथ डील करता है कि भाई हमारा मान लीजिए जंगल है, इसमें हमारे बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं और इनका विकास करने के लिए इनकी हर चीज़ को, जैसे हम इंसानों का देखभाल करते हैं ना, तो इसी तरह से पेड़ों की देखभाल करने के लिए जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो हमारी सिल्वीकल्चर में आती है। यानी कि जो हमारे पेड़ हैं इनका विकास किस तरह से किया जाए, इनको दोबारा से रीजनरेशन इनकी किस तरह से की जाए, इनको मतलब जितने काटे हैं इतने दोबारा किस तरह से लगा जाए, किस पेड़ को कितने पानी की ज़रूरत है, किस पेड़ को किस चीज़ की ज़रूरत है, इसी तरह से जैसे हम इंसान की केयर करते हैं, यही हमारा सिल्वीकल्चर में आता है, ठीक है। फॉरेस्ट क्रॉप्स को, अलग अलग फॉरेस्ट क्रॉप्स को, जैसे कि मान लीजिए हमारे दो पेड़ हैं, एक यहाँ लग रहा है और एक यहाँ लग रहा है, छोटे ही अभी, और ये दोनों सेम वैरायटी के हैं और इनके बीच में अलग अलग वैरायटीज़ के आ रहे हैं। तो क्या करेंगे कि भाई नहीं, हम इस पेड़ को यहाँ से लाकर यहाँ लगाएं, इसके पास ही लगाएं, दोनों एक वैरायटीज़ के हो जाएंगे, क्योंकि हमें वहाँ ढूंढना डिफ़िकल्ट होगा एक बड़े फॉरेस्ट में। तो यही सब इनका विकास करना, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, अलग अलग इनकी प्रजातियों को उसके अकॉर्डिंग सेपरेट करना, इनके बारे में पता निकालना, इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना ही हमारा सिल्वीकल्चर में आता है, ठीक है। अगला हमारा वर्ड है क्वेश्चन है, व्हाट इज एग्रोफॉरेस्ट्री। एग्रोफॉरेस्ट्री भी very इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो एग्रोफॉरेस्ट्री हमें पता होना चाहिए। इसमें मैंने ज़्यादातर कुछ बेसिक टर्म्स जो है वो कवर किए हैं। तो एग्रोफॉरेस्ट्री क्या होता है? इट इज़ अ लैंड यूज मैनेजमेंट सिस्टम इन विच ट्रीज और शर्ब्स आर ग्रोन अराउंड एंड अमंग क्रॉप और पास्चर लैंड, ठीक है। ये इस तरह की भूमि है जिसमें हम ये इस तरह की हमारी जो भूमि है जिसमें हम एक मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पेड़ झाड़ियाँ जो हमारे चारों तरफ, ठीक है, या फिर जो क्रॉप्स हैं या फिर एक पास्चर लैंड पर जो अलग अलग उग रहे हैं ना, उनके मैनेजमेंट के लिए। मान लीजिए एक खेत है, मान लीजिए एक खेत है, ये हमारा एक पास्चर लैंड है। पास्चर लैंड क्या होगा? बट पास्चर लैंड क्या होता है पहले तो यही पता होना चाहिए। तो एक ऐसा खेत या एक ऐसी भूमि का एक ऐसा हिस्सा जिस पर सारे पर क्या हो, घास लगी हुई हो, और जहाँ पर जो किसके काम आता हो, खाने के, जैसे गाय भैंस शिप गोट इन सब के काम आता हो खाने के लिए, ये सब हमारा पास्चर लैंड में आता है। अब उससे भी एक इम्पोर्टेंट थिंग और जान लेते हैं कि भाई हमारा एग्रोफॉरेस्ट्री क्या होता है। तो एक हमारा एक पास्चर लैंड है या एक हमारा खेत है, ये हमारी एक भूमि है। सपोज कीजिए ये हमारी एक पार्टिकुलर भूमि है और इस भूमि में कुछ यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पर कुछ झाड़ियाँ लगी हुई हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पर कुछ फसल उग रही है, यहाँ पर कुछ घास हो रही है। तो इनका ही मैनेजमेंट करना कि भाई नहीं, यहाँ से यहाँ नहीं होने चाहिए पेड़, यहाँ होने चाहिए या इस तरह से होने चाहिए, इन सभी का मैनेजमेंट करना क्या कहलाता है? हमारा एग्रोफॉरेस्ट्री। इसी तरह से अभी हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा था भाई हमने पीछे, क्या पढ़ा था हमने पीछे कि सिल्वीकल्चर क्या होता है कि एक जैसे बच्चे की, छोटे बच्चे की देखभाल करते हैं, उसको जो चीज़ की ज़रूरत आती है जो हम उसे देते हैं वही हमारा सिल्वीकल्चर में आता है। इसी तरह से पेड़ को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस चीज़ का मैनेजमेंट करना, उस चीज़ के रीजनरेशन पर ध्यान देना, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करना ही हमारा सिल्वीकल्चर में आता है। लेकिन एग्रोफॉरेस्ट्री उसी के जैसी टर्म है, बट इसमें क्या है कि मैनेजमेंट करते हैं हम पेड़ का, झाड़ियों का, क्रॉप्स का, पास्चर लैंड्स का, इनमें सबका मैनेजमेंट होता है कि किस को किस जगह पर होना चाहिए, इस तरह का किस तरह से मैनेजमेंट होना चाहिए। दोनों सेम ही वर्ड है। नर्सरी क्या है? अभी मैंने बताया था कि एक कोई भी भूमि का एक हिस्सा है, कोई भी भूमि का एक हिस्सा है और भूमि के एक हिस्से में क्या कर लेना, छोटे छोटे प्लांट्स को उगाना, उनको यंग एज में ही बेच देना,
हमारा नर्सरी होता है। नर्सरी हम किस लिए लगाते हैं? छोटे छोटे यंग एज के हम पौधों को उगाते हैं और उनको सोल्ड कर देते हैं, वो हमारा नर्सरी कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है? एक भूमि के एक बहुत बड़े एरिया पर जहाँ पर हमारे जो ट्रीज हैं वो किस लिए यूज होते हैं? प्रोड्यूस वुड, सिर्फ और सिर्फ लकड़ी को प्रोड्यूस करने के लिए, वो प्लांटेशन कहलाता है। या फिर कहें कॉफी, आसाम में कॉफी के पेड़ लगाए जाते हैं, तमाकू के पेड़, बैम्बो के पेड़, ये सभी हमारे प्लांटेशन में आते हैं। या फिर हम कहें कि एक लकड़ी के को प्रोड्यूस करने के लिए के माध्यम के लिए एक बड़ी भूमि पर किसी भी फसल का उगाना, किसी भी पेड़ का उगाना प्लांटेशन कहलाता है। अगला है लाइफ फेंस। लाइफ फेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी जगह देखा है मैंने, क्वेश्चन मिल जाता है। इट प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम डैमेज बाय स्ट्रे एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स एक्सेट्रा। इट प्रोवाइड्स पोल ऑफ फायरवुड एंड फोडर। लाइफ फेंस क्या होता है? लाइफ फेंस होता है कि ये हमारा जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो आवारा एनिमल्स होते हैं ना, ये हमारे मतलब क्रॉप को बचाता है। ये इस तरह का है लाइफ फेंस कि हमारे क्रॉप को बचाता है डैमेज होने से, उन जानवर से जो आवारा फिरते रहते हैं, फिर वाइल्ड एनिमल से। ये हमारा फोडर, फायरवुड और फोडर, देखो ये हमारा प्रोवाइड करता है। एक तो फोडर खाने के लिए, इसके ये मान लीजिए ये एक पार्टिकुलर थिंग, ये एक मतलब इसी में ले लीजिए, यहाँ पर हमारी घास है और घास के चारों तरफ हम क्या लगा देंगे, या कोई एक क्रॉप है उसके चारों तरफ हमने लकड़ी के बड़े बड़े खंबे खड़े कर दिए और इसको बाइंड कर दिया चारों तरफ से, तो क्या होगा कि जो स्ट्रे एनिमल्स है, जो आवारा घूमने वाले एनिमल्स है, वो नहीं आ पाएंगे। इसे ही हम लाइफ फेंस बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक आप सभी के सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम एक और वीडियो लेके आएंगे, उसके बाद हम फॉरेस्ट्री का सारा सिलेबस क्वेश्चन आंसर्स में ही कवर करेंगे। कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस लेके आएंगे, अभी कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और लेके आएंगे। और जो मेजरिंग, जितने भी हमारे मेजरिंग के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्लाइनोमीटर यूज़ करके, हेगोल्फ क्लाइनोमीटर यूज़ करके, या फिर हम कहें कि हाइट मीटर क्या होता है, इन सभी वर्ड्स, ये जो कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे मतलब मैट्रिक टाइप क्या होता है, जो हमारे मेजरिंग के वर्ड्स हैं, इन सभी को हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। लॉन्ग वीएस शॉर्ट आंसर सभी को एक साथ, परसेंट स्केल क्या होता है, ये सब। थैंक यू, बाय बाय।